हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th साइंस का, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को आप लोगों को मिलेगा। उन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। नहीं तैयार करते हो तो अभी भी आप लोग इस प्रश्न को, इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लो, कम से कम 2 बार तो देख के ही आप लोग जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आज वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टारगेट 95% है। मैंने अच्छे तरीके से तैयारी करा रहा हूँ आप लोगों को, बस आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाइए और उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करते जाइए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्टार बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। आनुवंशिकता से क्या समझते हैं? देखिए, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? इसके जन्मदाता कौन है, इसकी विशेषताएं उल्लेख कीजिए। देखिए 3 चीज पूछा हमसे। पहले तो आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, पहला पॉइंट हो गया। इसके जन्मदाता कौन थे, दूसरा पॉइंट हो गया। इसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, तीसरा पॉइंट हो गया। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि आनुवंशिकता या वंशागति। क्या आनुवंशिकता क्या होता है, उसी को हम लोग वंशागति भी बोलते हैं। ठीक है, तो जाने वाले हैं कि हम लोग आनुवंशिकता क्या होता है, वंशागति क्या है। जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। मतलब कि वह कर वे जनक जैसे संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने का मतलब समझ रहे हैं। जैसे आप लोगों के पिता में जो लक्षण है वही लक्षण हम लोग में आ गए हैं। अब मेरे पिताजी में जो लक्षण है उनके पिता से आए हुए हैं। देखकर वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, आनुवंशिक क्या कहलाते हैं, लक्षण कहलाते हैं। और इन लक्षणों की जो वंशागति को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। कह रहा है कि इन लक्षणों की जो वंशागति है उनको हम आनुवंशिकता कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने की विधियों तथा आनुवंशिक लक्षणों की उपस्थिति एवं विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकीय कहलाती है। कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है, अब यह प्रश्न पूरा का पूरा संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया और आप लोगों को मालूम चल गया कि आनुवंशिकता क्या है और इसके जन्मदाता कौन है, इसकी विशेषताएं भी क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला प्रश्न यहाँ तक दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो, तैयार हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। कह रहा है कि अगर आकाश आसमान पूरा बिल्कुल साफ है तो उसका रंग नीला क्यों होता है। तो देखेंगे कि नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण अन्य रंगों से अधिक होने के कारण नीला तथा बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, जिसका मिश्र रंग क्या होता है, नीला होता है। अतः आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। देखिए जब आसमान साफ होता है तो हमें नीला इसलिए दिखाई देता है। सबको मालूम है कि नीले और बैगनी रंग का प्रकिरण जो होता है अन्य रंगों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है। और कह रहा है कि नीला तथा बैंगनी प्रकाश जो है चारों ओर फैल जाता है और वो मिलने के बाद भी कैसा रंग बनाता है, नीला बनाता है। इसलिए हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी प्रश्न आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार आप इन प्रश्नों को बना लीजिए, 100% एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। क्या है कि हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, श्वसन क्रिया में इसकी क्या भूमिका है। हीमोग्लोबिन क्या है, यह कहाँ पाया जाता है और कह रहा है कि श्वसन क्रिया में इसका क्या भूमिका है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे हीमोग्लोबिन और लिखोगे कि यह एक जटिल प्रोटीन है। इसका निर्माण जो है लौह युक्त वर्णक हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, किन से मिलकर बना है, हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना है। और सभी पृष्ठ वंशियों में यह लाल रुधिराणुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लाल रुधिराणुओं में, मतलब आरबीसी में पाया जाता है। केचुए तथा अपृष्ठवंशियों में यह रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। कह रहा है कि केचुए की बात करें चाहे अपृष्ठवंशियों में, तो उसमें यह जो रुधिर पाया जाता है प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से मिलकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन में मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कोशिकाओं तथा ऊतकों में पहुंचकर
ऑक्सीहीमोग्लोबिन विखंडित होकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, वो पूरे ऊतकों तक, पूरे शरीर में ऊतकों तक पहुंचकर क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। ठीक है, कह रहा है यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक का कार्य करता है, किसका, श्वसन वर्णक का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह श्वसन में सहायता करता है तथा रुधिर में पाए जाने के कारण पूरे शरीर ऑक्सीजन का संचरण इसी के माध्यम से होता है। कह रहा है कि रुधिर में पाए जाने के कारण पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो करता है, यह रुधिर ही करता है और इसी के माध्यम से होता है। यदि इसकी अनुपस्थिति रहेगी तो ऑक्सीजन के परिवहन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कह रहा है कि अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगा, और ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसका कार्य भी हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, पूरा अच्छे तरीके से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यह प्रश्न। तो ये प्रश्न नंबर तीसरा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये प्रश्न क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर तो डबल आप स्टार बना सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आप बस तैयार कर लो, देखो यहाँ से प्रश्न आना तय है। कह रहा कि वातवोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाइए। कह रहा है कि वातवोत्सर्जन किसे कहते हैं और इसके महत्व के चित्र के साथ समझाना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे वातवोत्सर्जन और लिखोगे पादपों के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वातवोत्सर्जन कह रहा है। कह रहा है कि पौधे के जो वायवीय भाग हैं, ठीक है, उनमें से जल जो है वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को हम वातवोत्सर्जन कहते हैं। जो जल उनके अंदर पाया जाता है वाष्प बनकर उड़ जाता है, उसे हम वातवोत्सर्जन कहते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है और रंध्रों द्वारा नियंत्रित होती है। रंध्रों के द्वारा उड़ता है और प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, ऊष्मा बनता है। ठीक है, अत्यधिक ऊष्मा होने के कारण यह जो हम लोग का जल है वाष्प बन के उड़ जाता है। कह रहा है कि इसका प्रयोग करके आप कैसे सिद्ध करोगे, तो आप हेडिंग सब डालोगे प्रयोग। इसको सिद्ध करेंगे कैसे, कह रहा है कि एक गमले में लगे स्वस्थ पादप को जिसमें पत्तियों अधिक हो। कह रहा है कि एक गमला लीजिए और एक स्वस्थ पौधा लीजिए जिसमें पत्तियां क्या हो, अधिक हो, हरी पत्तियां। अच्छी तरह पानी में सोच लेते हैं, उस पत्तियों को अच्छी तरीके से पानी में भिगो लेते हैं कि ताकि इनमें पानी आ जाए, और इसकी मिट्टी और गमले को रबड़ अथवा पॉलीथीन की चादर से पूरी तरह ढक लेते हैं। ठीक है, कह रहे कि पॉलीथीन से या चादर से पूरी तरह से इस पौधे को ढक लेते हैं, या गमले को कांच की प्लेट में रखकर बेलजार से ढक लेते हैं, जैसे यहाँ पे बेलजार से ढका हुआ है। ठीक है, बेलजार से इस गमले में लगे पौधे को बेलजार से ढक दिया। देखिए ये सब जल की बूंदे हैं, ये बेलजार है, यह पौधा है, यह ग्रीस लगाकर अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया गया है ताकि पानी बहे नहीं। ठीक है, नीचे से। अब आगे बात करते हैं, देखिए और क्या होता है, बेलजार के आधार पर ग्रीस लगाकर उपकरणों को पूर्णतः वायुरोध कर दिया जाता है। देखिए ये ग्रीस इसलिए लगाया गया क्योंकि वहां से वायु अंदर नहीं जा पाएंगे। उपकरणों को धूप में रख देते हैं, उपकरण जो है इसको क्या करते हैं, धूप में रखकर कुछ समय के बाद हम क्या करते हैं, बेलजार की भीतरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। कुछ समय बाद देखेंगे जैसे उसमें जाएगा तब बेलजार के जो ऊपर छोटे छोटे बूंद जो है पानी के कण सटे हुए दिखाई आपको देंगे। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि पादप के वायवीय अंगों से जलवाष्प निकलती है, जो संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि पादपों में वातोत्सर्जन क्या होता है, इससे यह स्पष्ट है कि पादपों में उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो पादपों में वातोत्सर्जन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डबल स्टार बना लिए हैं, आप इसको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पहुंचना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यह है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि श्वसन और पूछता है कि दहन में अंतर लिखिए। तो करना क्या है, एक साइड आपको श्वसन बनाना है, एक साइड आपको दहन बनाना है। श्वसन में लिखना है कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। कह रहा है कि जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। और दहन की बात करें तो यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। दूसरा बात करते हैं श्वसन में, तो यह क्रिया सामान्यतः कम से कम 25 या 45 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है और इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन दहन की बात करें तो यह क्रिया जो है उच्च ताप पर होगी और इसमें हाई टेम्परेचर ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं, श्वसन में यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। जो क्रिया होती है श्वसन वाली वो एंजाइम की क्रिया से हो गया। दहन की बात करते हैं इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह तीन कारण हमने बता दिया आप लोगों को अच्छे तरीके से। ये तीन कारण अच्छे तरीके से आप कवर कर लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न नंबर 6 है कि जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाइए। कह रहा है कि जीवों की जो जनन की विखंडन है और एक खंडन विधि उदाहरण सहित समझाना है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे विखंडन। विखंडन लिखोगे कि इस विधि में कोशिका दो भागों में विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। विखंडन में होता है कि इस विधि में कोशिकाओं दो भागों में विभाजित हो जाती है और नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे विखंडन बोलते हैं। जैसे जीवाणु हुआ, युगलीना हुआ, ठीक। और खंडन में तो इसमें सुकाय के कायिक सूत्र या तंतु टूट जाते हैं तथा इन टूटे सूत्रों का प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे शैवाल हुआ, कवक हुआ। कह रहा है कि इसके जो तंतु हैं, कायिक सूत्र या तंतु, ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए पौधा बना लेता है, ठीक है। तो इसका हम कहते हैं खंडन विधि। जैसे शैवाल हुआ, कवक हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। चलिए अगर आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर, तो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको देखिए, ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से प्रश्न बनना तय 100%। क्या प्रश्न है कि श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में अंतर बताइए। सबसे पहले हम लोग बताएंगे श्वसन क्या है, इसके बाद आक्षी श्वसन एक होता है, अनाक्षी श्वसन में अंतर बताएंगे। देखिए क्या है कि यहाँ पे कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होते हैं। वे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। कह रहा है कि श्वसन का मतलब ये होता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे छोटी आंत में जो ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन विखंडित होता है, कोई भी भोजन C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में संचित होता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाकर रिएक्शन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। और ऊर्जा हमें मिलती है, ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा हमको मिलती है, ठीक है। ये तो हो गया श्वसन की बात। अब हम जानेंगे कि आक्षी श्वसन तथा अनाक्षी श्वसन में अंतर क्या होता है। देखिए एक साइड आपको आक्षी श्वसन लिखना है, एक साइड आपको अनाक्षी श्वसन लिखना है। आक्षी श्वसन में यह उच्च वर्गीय पादपों में मिलता है, बड़े बड़े पौधों में आपको आक्षी श्वसन देखने को मिलेगा। और अनाक्षी श्वसन यह प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, ईस्ट तथा कवक में मिलता है, छोटे छोटे जीवों में मिलता है अनाक्षी श्वसन। लेकिन आक्षी श्वसन बड़े बड़े पौधों में देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि ऊर्जा अधिक मात्रा लगभग 38 एटीपी चाहे 673 किलो कैलोरी होती है। कह रहा है कि जो बड़े बड़े पौधे में है उनमें जो ऊर्जा होती है तो 38 एटीपी के रूप में, या तो कैलोरी की बात करें तो 673 कैलोरी में होती है। लेकिन छोटे छोटे पौधे में होता है ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है। अनाक्षी श्वसन में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है, लगभग 2 एटीपी। और कैलोरी में बात करें तो लगभग 27 किलो कैलोरी निकलती है। और इसमें इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो आक्षी श्वसन है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनाक्षी श्वसन में इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऑक्सीजन से भी काम चला लेते हैं वो। कह रहा है कि इस क्रिया के अंत में शर्करा का संपूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। कह रहा है कि इस क्रिया में लास्ट में आप देखोगे तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा। और कह रहा है इस क्रिया के अंत में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या बनता है? C2H5OH बनता है, ठीक है। तो यह था आप लोगों का आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर और श्वसन क्या है ये भी हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर अगले प्रश्न को लेकर बात करें तो यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार आप बना सकते हैं। यह प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं बहुत लगातार मतलब यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचाय क्रिया है जिसके द्वारा जो अकार्बनिक सरल यौगिक को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है।
प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। पौधा जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण से ही बनाता है, तो वही चीज तो लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा कि प्रकाश संश्लेषण वो उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसके बाद जल चाहिए, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। यह आपस में विक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए ऑक्सीजन का उप उत्पाद के रूप में निकलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे वही चीज तो है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में परआणविक मतलब क्लोरोफिल के उपस्थिति में रिएक्शन करके ग्लूकोज बना दिया, जल बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया। रिएक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ बिल्कुल। ठीक है, कह रहा है विभिन्न घटक। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से घटक होने चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थ अति आवश्यक है। कौन कौन? पहला तो सूर्य का प्रकाश होना ही चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तीसरा जल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज है तब जाके प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 1 2 3 बार पढ़ लीजिए और अच्छे से तैयार कर लेना, ये एग्जाम में जरूर से आएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है कि श्वसन को यहाँ पे परिभाषित करने के लिए बोला है। तो लिखेंगे श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटपी अणुओं से विभिन्न विभवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। मैं तो पढ़ दिया, अब समझा रहा हूँ। श्वसन का मतलब ये चीज होता है कि श्वसन वह क्रिया जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखिए जो मैंने आप लोगों को आगे ही बताया कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो छोटी आंत में ग्लूकोज के फॉर्म में संचित होता है। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में संचित होता है। जैसे इसमें ऑक्सीजन आके जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेके मिलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं श्वसन। ठीक है, तो वही तो चीज है। देखिए ग्लूकोज के रूप में था, ऑक्सीजन मिल गया आकर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इतना किलो कैलोरी ऊर्जा बना दिया। ये है आपका श्वसन। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि श्वसन क्या है। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। देखिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। करक उदाहरण देते हुए बताना है कि खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। एक साइड खनिज लिखिए, एक साइड अयस्क लिखिए। खनिज क्या है कि प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं निम्न अरे जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। करा कि पृथ्वी के अंदर, हमारे भूमि के अंदर धातुएं जिस रूप में पाई जाएंगी ना, उस रूप को ही हम बोलते हैं कि वो खनिज, मतलब खनिज के रूप में पाई जाती है। और अयस्क की बात करें तो जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उसमें धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहते हैं। कह रहा है कि जो खनिज पाया जाता है तो उस खनिज में, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अधिक मात्रा में उपस्थित हो धातु। उस खनिज में देखेंगे कि जो धातु है वो अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा कम खर्च में और आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम अयस्क कहते हैं। और खनिज में दूसरा पॉइंट, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। उदाहरण में जैसे कॉपर पायराइट हुआ, ये सब खनिज है। अयस्क की बात करें तो हार्न सिल्वर, एजीसीएल, ये क्या है आपका अयस्क है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आप लोगों को बताया और 10 ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। और यहाँ से 100% एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, मेरा वादा है। आप इसको तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।